हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस चैनल पर क्लास 9 से 12 तक मैथ और साइंस पढ़ाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स, और जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे किसी बिंदु पर, किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने अक्षीय और निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसी सामान्य बिंदु पर, ठीक है। तो देखिए, पहले देख लेते हैं अक्षीय और निरक्षीय पर। तो अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसके लिए देखो, हमने क्या बताया था आप लोगों को, अक्षीय पर अगर कोई द्विध्रुव है हमारे पास -q और +q आवेश, तो इसकी अक्ष क्या होगी, ये इसकी अक्ष इधर और ये इसकी अक्ष इधर, ठीक। तो इसके किसी भी बिंदु पर, ये तो इसकी अक्ष होगी, ये द्विध्रुव है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी है 2a। तो ये विद्युत द्विध्रुव है। इसकी जो दिशा है विद्युत द्विध्रुव की, वो दिशा है ये -q से +q की तरफ, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है, ठीक है। तो मान लो हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है P बिंदु पर, तो वो हम P बिंदु इधर भी कर सकते हैं, इधर भी आप किसी भी दिशा में ले सकते हो, ठीक। तो ये इसकी अक्ष का है, तो इसकी दिशा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, E अक्षीय इक्वल टू क्या था, 2pk/r³। ये हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सॉल्व करवाया, ठीक। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो वो वीडियो, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं निरक्षीय की। तो निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या था, निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहां पर हमने आप लोगों को सॉल्व करवाया था। तो निरक्ष पर क्या होता है, मान लो कोई विद्युत द्विध्रुव है -q आवेश से +q आवेश, ऐसा, ठीक, जिसके बीच की दूरी है 2a। यहां पर इसकी जो दिशा है वो -q आवेश से +q आवेश है। निरक्षीय कब कहलाता है, जब उससे किसी r बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी। यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बिंदु है इससे लंबवत, ठीक, इससे लंबवत। तो विद्युत क्षेत्र पर जो निरक्षीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर होगी। निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, इसकी दिशा हो जाती है इधर, ये निरक्षीय हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका वैल्यू हमने बताया था, निरक्ष मतलब होता है इक्वेटोरियल, तो EQ लिखते हैं, EE, ठीक है। और ये था pk/r³, ठीक, ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। अब हम देखेंगे, ये तो हो गए दो मेन पॉइंट, स्पेशल केसेस हो गए कि एक जो है उसकी अक्ष पर है, दूसरा उसके निरक्ष पर है। अब हम देखेंगे किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ठीक है। किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी सामान्य बिंदु पर किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र यानी r, θ पर तीव्रता, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी सामान्य बिंदु पर। सामान्य बिंदु क्या है, मान लो ये द्विध्रुव है, ये हमारे पास द्विध्रुव है, ठीक है। ये जो कि क्या है, +-q आवेश से +q आवेश, ये विद्युत द्विध्रुव, इसके बीच की दूरी 2a है, ठीक है। अब सामान्य बिंदु पर अगर हम बात कर रहे हैं
तो सामान्य बिंदु हो गया मान लो ये किसी थीटा पर। आप देखो इसका हम थीटा और आर दोनों बदल सकते हैं, आर को छोटा कर सकते हैं, आर को बड़ा कर सकते हैं, थीटा को चेंज कर सकते हैं, ये डिग्री हो सकता है, कुछ भी डिग्री हो सकता है। ऐसे किसी भी एंगल पर हम क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं, किसी भी बिंदु पर छोटा बड़ा करके कहीं पर भी ऐसे, ठीक है, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र का मान हम निकाल सकते हैं। तो मान लो ये बिंदु हम ले ले रहे हैं पी, ठीक, जिस अब देखो यहाँ पर ये बिंदु P है और यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमें विद्युत द्विध्रुव की दिशा पता होनी चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है यहाँ पर, वो विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है वो ये है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव की दिशा हो गई ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा हो गई। अब हम इसके निकाल लेते हैं घटक, ठीक। तो इसके घटक निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। अब हम इसके निकाल लेते हैं घटक। घटक क्या होता है कि अगर हम थीटा की तरफ चलते हैं तो हम लेते हैं, देखो ये है थीटा, ठीक। अगर हम थीटा की दिशा में जाते हैं तो कॉस थीटा, अगर थीटा से विपरीत दिशा में जाते हैं तो साइन थीटा, उल्टी दिशा, ठीक। फिर से देखो ये है, ये इसका हम घटा कर रहे हैं इस द्विध्रुव का। तो अगर हम थीटा की तरफ जाते हैं तो पी कॉस थीटा, अगर हम थीटा से विपरीत जाते हैं तो पी साइन थीटा, ठीक। या ऐसे कह सकते हो कि अगर हम थीटा की तरफ जाए तो कॉस थीटा, थीटा से दूर जाए तो साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसकी तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है, इसकी तरफ जा रहे हैं, इसी की दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लेंगे, देखो यहाँ पे जो हम लेंगे, ठीक है, वो लेंगे पी कॉस थीटा। इधर इधर हम क्या लेंगे, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, ठीक। अब देखो इसके विपरीत जाएंगे तो क्या लेंगे, पी साइन थीटा, ठीक है। इसके विपरीत लेंगे तो पी साइन थीटा, इसके विपरीत जाएंगे तो पी साइन थीटा, ठीक। तो यहां पर हम लेंगे पी साइन थीटा, ठीक। तो ये हो गया निरक्ष। अब देखो अक्ष ये हो गया। अब इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो ये बिंदु हो जाएगा पी, और इधर हमें करनी है इसकी बिंदु की गणना, विद्युत क्षेत्र की गणना, जो कि क्या कहलाएगा, अक्षीय, और अक्षीय है तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये इसका है निरक्षीय, निरक्षीय। तो आप यहाँ से गौर से देखिए, जो अक्षीय है उस पर हमने क्या लिया है, अक्षीय के लिए पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। यहाँ पर इसको ऐसे दो, इसको अभी हटाओ, ठीक। तो पी कॉस थीटा किस पर हो जाएगा, अक्षीय पर, और पी साइन थीटा, पी साइन थीटा क्या हो जाएगा, निरक्षीय पर। यानी ये है हमारा अक्षीय, ये है हमारा अक्षीय पर, पी साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा अक्षीय पर बिंदु, अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय पर, विद्युत क्षेत्र, और यहां पर है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमने पूरा क्लियर कर दिया आपको, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके हमने घटक कर दिए, ठीक है। अब पी बिंदु पर देखेंगे, इस अक्षीय पर हम क्या करेंगे, इसका घटक करेंगे। देखो निरक्ष की जो दिशा है वो इसके लंबवत होती है, किसके, अक्षीय के। भाई निरक्षीय क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है, निरक्षीय निरक्षीय हमेशा द्विध्रुव के लंबवत होता है। तो यहाँ पर इसके लंबवत हम इसको इधर बना दे रहे हैं, ठीक है, इसके लंबवत हम इधर बना दे रहे हैं। चलो देखो इधर, ठीक है, देखो इसके लंबवत ये है। अब देखो इसका हमें कर लेना है घटक, तो इसका घटक क्या हो जाएगा, तो देखो इसका घटक ये होगा ऐसा, ठीक। अब इसको हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा इधर परपेंडिकुलर। अब इसका देखो ये कितना है, 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री, बात समझ में, ठीक। तो ये हो जाएगा लंबवत, ये इसका परिणामी हो जाएगा, परिणामी, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका परिणामी, ये परिणामी रिजल्टेंट। अब देखो जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर से करते हैं, तो देखो यहाँ पर परिणामी कैसे निकालेंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र,
परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर अंडर रूट, देखो वेक्टर से जब भी निकालते हैं ना तो अंडर रूट करके निकालते हैं, ठीक, अंडर रूट। इसको ना थोड़ा सा मुझे साइड में कर देना चाहिए, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा साइड में देना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसका परिणामी क्या रहेगा, ई ए का होल स्क्वायर प्लस ई स्मॉल ई का होल स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस थीटा। ये वेक्टर का परिणामी होता है, ठीक है, वेक्टर में है तो ये परिणामी होता है। यहाँ पर जो थीटा हमारे पास है, गौर से देखो यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, कितना है कि 90 डिग्री है। थीटा जो है यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो आप अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाने वाला है, 0। तो इसको खत्म करो फिर, ठीक है ना। तो ई नेट हम निकाल रहे हैं। अब देखो ई ए की जो वैल्यू है, ई ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, पी कॉस थीटा है, ठीक। तो पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब यहाँ पर रख दे रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। तो अच्छे के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अच्छे के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो हमने नॉर्मल बताया है आप लोगों को। अच्छे के लिए हम जब यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, 2pk cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक। और निरक्षीय के लिए क्या यूज करेंगे, E इक्वल्स टू pk cos साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2pk cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये सॉरी आर स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा प्लस यहां पर आप रखिए पी के साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आ जाओ इधर, देखो इधर आ जाओ, ठीक। अब देखो कुछ चीजें कॉमन है तो उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे पी के अपॉन आर क्यूब, पी स्क्वायर के स्क्वायर आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये चीज कॉमन है, ये हमने कर दिया कॉमन, ठीक। यहां पर क्या बचेगा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, ठीक है। तो इसका कर दो होल स्क्वायर प्लस यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ओके, अभी देखो ये जो है बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये बाहर आ जाएगा तो 2 ये बच जाएगा पी के अपॉन आर क्यूब, ये आ जाएगा बाहर इसमें से, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, समझ आए। अब क्या करना है, इसको थोड़ा ना ब्रेक कर देना है। ब्रेक कैसे करना है करेंगे, देखो पी के अपॉन आर क्यूब, इसको आप लिख लो 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही क्या हो जानी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 1 रख लेते हैं, तो पी के अपॉन आर क्यूब, ठीक है, पी के अपॉन आर क्यूब, इसको तो ऐसे रखो 3 cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो पी के आर क्यूब अपॉन, ये आ जाएगा ई नेट की वैल्यू, यहां पर ये आ जाएगा ई नेट की वैल्यू, ठीक। आप गौर से देखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई नेट इक्वल टू पी के अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहां पर अगर हम कुछ स्पेशल केस लें तो वो स्पेशल केस हमारे पास क्या होगा कि अगर थीटा हम कितना ले लें, 90 डिग्री ले लें, मतलब ये जो बिंदु है वो किस पर आ जाए, अक्षीय वाला केस आ जाए, ठीक है। देखो ना 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री कहां पर होता है, वो सॉरी निरक्ष पर होता है,
देखो थीटा यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है, निरक्ष पर है। तो निरक्ष पर अगर हम 90 डिग्री का केस ले लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री लेते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करो, पी नेट इक्वल टू पी के अपॉन आर के अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1। 90 रखोगे ये 0 हो जाएगा, 90 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी के अपॉन आर क्यूब। मतलब वही आपकी कंडीशन आ गई ना, कौन सी, निरक्ष वाली। ये कौन सी है, निरक्ष। अगर आपने 90 डिग्री ले लिया तो निरक्ष पर आ जाएगा। अगर आप क्या करो, थीटा 0 ले लो, कितना ले लो, थीटा आप 0 ले लो। अगर आप थीटा कितना ले लो, 0, थीटा को ले लो आप 0, तो आप इसमें रखो, तब ई नेट की वैल्यू क्या आती है, देखो पी के अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 0 रखोगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 3 प्लस 1 पी के अपॉन आर क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, 4 से कितना बाहर आ जाएगा, 2। तो ये कंडीशन कौन सी आ गई, 2 पी के अपॉन आर क्यूब। ये कौन सी कंडीशन है, अच्छी है वाली। ये कौन सी कंडीशन है, अच्छी है वाली। तो देखो पहले ही हमने बताया था कि जब अक्ष पर क्या होता है, थीटा कितना होता है, 0 होता है। देखो ना अक्ष पर थीटा कितना है, अक्ष पर थीटा है 0। देखो अक्ष पर चेक कर लो, अक्ष पर थीटा 0 है। अगर यही 90 डिग्री कर दो तो निरक्ष हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे सभी कंडीशंस निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम सभी कंडीशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, इससे आप सारी कंडीशंस निकाल सकते हो। चलो ये हो गया आपका समान बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो देखो एक समान विद्युत क्षेत्र पहले बना लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हमारा कोई द्विध्रुव रखा हो, ठीक है, तो उस पर बल कैसा लगेगा। तो देखो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में ये हो गया एक विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसके पास ठीक है, ये रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो आवेश है वो प्लस, ये हो गया प्लस क्यू आवेश और ये हो गया माइनस क्यू आवेश। अब आप जानते हो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, किसी भी धन आवेश के ऊपर अपनी दिशा में बल लगाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र किसी भी धन आवेश के ऊपर अपनी ही दिशा में बल लगाता है। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वो लगाएगा इस दिशा में, कोई शक नहीं इस बात पर। और जो विद्युत क्षेत्र है वो माइनस आवेश के ऊपर यानी ऋण आवेश के ऊपर अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो देखो ये है धनावेश, ये था धनावेश, धनावेश में विद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाएगा। कितना लगाता है, तो देखो E बराबर हमने आप लोगों को क्या कराया था, E बराबर क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक, तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, E इंटू क्यू प्लस क्यू आवेश। ये इतना बल लगेगा, इसके ऊपर बल लगेगा कितना, इसके ऊपर बल लगेगा प्लस क्यू आवेश। इतना बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जो माइनस ऋण आवेश है उसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाता है विद्युत क्षेत्र, हमेशा उसे विपरीत दिशा में बल लगाता है। और ये बल कितना होगा, और ये भी ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये लगाएगा इस दिशा में बल। ठीक है, और ये कितना है, E इंटू माइनस क्यू, ये बल हो जाएगा। ठीक, इस द्विध्रुव के ऊपर लग रहा होगा, मतलब एक बल इसको इधर लगा रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है। अगर हम इसको किसी बिंदु पर ऐसे फिक्स करते हैं किसी कोण, और ये जो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इस तरह से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक, समझ आ रहा है, इस तरह से देखो विद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखा हुआ है।
अब देखो विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, इस पर लगा रहा है इस दिशा में बल, और माइनस आवेश पर लगा रहा है इस दिशा में, और इस दिशा में आवेश, ठीक, इस दिशा में बल लगा रहा है। अगर इसको हम बीच में क्या कर दें, फिक्स कर दें, ठीक, तो इस पर इधर बल लग रहा है, इस पर इधर बल लग रहा है, ये इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण, ठीक है। अब अगर हम नेट बल देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर नेट बल कितना लग रहा है, द्विध्रुव के ऊपर, जो द्विध्रुव के ऊपर बल लग रहा है, तो E प्लस क्यू आवेश माइनस प्लस माइनस ई क्यू। यहाँ पर जो नेट बल लग रहा है, ठीक है, जो नेट बल इसके ऊपर लग रहा है वो क्या लग रहा है, 0। अब इस कंडीशन में ना तो ये इधर जा सकता है ना तो इधर जा सकता है, क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना बल इस पर इधर लग रहा है, तो इसमें रेखीय गति नहीं होती है, ठीक है, इसमें रेखीय गति नहीं होती है। रेखीय गति मीन्स ये घूर्णन गति कर सकता है, मतलब ये इधर नहीं जा सकता ना तो इधर जा सकता है, क्योंकि दोनों बल बराबर है, ठीक है, दोनों बल बराबर है, इसलिए रेखीय गति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो रेखीय गति नहीं होगी क्योंकि इधर नहीं जा सकता ना तो इधर। अब यहाँ पर हो सकता है बल आघूर्ण लग सकता है, ठीक, और बल आघूर्ण लगेगा तो ये यानी विद्युत क्षेत्र में घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, देखो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क फोर्स, ठीक। अब जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है, इसको इधर करते हैं, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे टाउ, बल आघूर्ण होता है टाउ। टाउ बराबर होता है कि कोई एक बल, कोई भी एक बल ले लो, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, कोई एक बल, लिख लो इस बात को, कोई एक बल, कोई भी एक बल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कोई एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंब, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो ये होता है बल आघूर्ण। क्या होता है, अब देखो इनके बीच क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, तो इनकी लंबवत दूरी ये है, देखो गौर से, ये हो जाएगी इनके बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये इनकी लंबवत दूरी क्या है, देखो लंबवत दूरी हमें चली, ये इसकी क्रिया रेखाएं हैं, ये इसकी क्रिया रेखाएं हैं, ठीक है, इसको आप लिख लो, ये क्या है, क्रिया रेखाएं हैं, ठीक है। चलो ये जो है क्रिया रेखाएं हैं, क्रिया रेखाएं, ठीक है, ये क्रिया रेखाएं हैं, ये भी क्रिया रेखा है, ये क्रिया रेखा, इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी है ये, इसके बीच की जो लंबवत दूरी है वो है ये लंबवत दूरी, ठीक। हमें तो ये दूरी चाहिए ना, हमें तो ये दूरी चाहिए, हमें तो ये दूरी चाहिए, इसको हम नाम दे रहे हैं, ले लो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक। हमें तो बीसी दूरी चाहिए। अब देखो ये हमारा द्विध्रुव था, ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, भाई द्विध्रुव क्या होता है, 2a होता है, तो आधे ये आधा ये हो गया, ठीक। कैसे निकाल पाएंगे, देखो क्या करेंगे, जैसे ये थीटा यहाँ पर है तो यही थीटा यहाँ पर भी होगा, कोई दिक्कत, इस थीटा को हम इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं, इस थीटा को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी दूरी तो हमें पता है, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। हमें ये दूरी चाहिए, तो क्या क्या ले सकते हैं, ठीक। तो अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, ठीक, देखो अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं साइन थीटा, ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABC, ठीक, ये थीटा ले लेते हैं, तो ये अगर थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, बड़ा आसान है। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यानी लंब बटा कोण, है ना,
लंब बटा कर्ण, आप ऐसे बोलो, ठीक, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, देखो जो थीटा लेते हैं उसकी अपोजिट वाली साइड लंब कहलाती है। तो बीसी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, बीसी हो जाएगी लंब। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एबी, कर्ण हो जाएगा हमारा एबी। बीसी तो हमें निकालना ही है, ठीक, बीसी तो हमें निकालना ही है, तो बीसी को आप ऐसे ही रखो बीसी। और कर्ण कितना है, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, BC अपॉन 2a। तो हमें BC निकालना है, इसको इधर भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इधर आ जाएगा 2a साइन थीटा बराबर BC आ जाएगा, ठीक है। BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 2a साइन थीटा, और हमें बेसिकली क्या चाहिए, BC ही चाहिए, ठीक है। और ये कितना हम लेके आए हैं, B 2a साइन थीटा, ये हमारे पास आ चुके हैं। ये क्या है, लंबवत दूरी है, ठीक। तो देखो यहाँ पर बल टॉर्क बराबर कोई एक बल ले लो, बल कितना हमारे पास, E इंटू क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास बल, गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी हमारे पास क्या है, BC, और BC की वैल्यू बहुत प्यार से निकाल चुके हैं, ठीक है। कितनी निकाल चुके हैं, देखो टाउ इक्वल टू ई क्यू इंटू 2a साइन थीटा, ई क्यू 2a साइन थीटा। अब देखो इधर टाउ इक्वल टू, इसको आप एक साथ लो, इसको आप एक साथ लो, 2aq ई साइन थीटा, ठीक है। अब आप जानते हो इसको क्या हम बोलेंगे, द्विध्रुव है ना ये, इधर देखो द्विध्रुव, P इक्वल टू क्या था, 2aq, है ना। तो हम यहाँ पर यही पुट करेंगे, P इक्वल टू देखो PE साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ओके। अब देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं इसको, ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो यहाँ पर इसके बीच अगर लेते हैं, ठीक, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होता है, AB साइन थीटा बराबर होता है ए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। AB साइन थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, P क्रॉस E, ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म, P क्रॉस E। इसकी दिशा क्या होती है, तो इसकी दिशा होती है, दिशा, इसकी जो दिशा होती है वो P से E की तरफ होती है, P से E की तरफ होती है, E की तरफ होती है, ठीक है। इसकी दिशा क्या होती है, P से E की तरफ होती है, ठीक है, ओके। और कुछ इसमें, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की अगर आपको क्या निकालनी है, बीमा निकालनी है, ठीक है। तो फिर यानी पहले आप मात्रक निकालो, तो मात्रक कैसे निकालोगे, तो देखो टाउ बराबर क्या है, P का क्या था, P का था मीटर पर कूलम, हाँ, मीटर कूलम, मीटर कूलम, ये था, ठीक। इनटू क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का क्या था, विद्युत क्षेत्र का याद करो, E इक्वल टू F अपॉन Q था, न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर क्या था, न्यूटन, एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव, देखो फॉर्मूला में देखो ना, टाउ इक्वल टू PE है ये, तो P का क्या था, P का था 2aq यानी मीटर कूलम, मीटर कूलम, ठीक है, इनटू विद्युत क्षेत्र का क्या है, न्यूटन पर कूलम, कूलम से कूलम खत्म हो जाएगा, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा, इसका मात्रक, ठीक। ये इसका हो गया मात्रक, इसका मात्रक हो गया, टाउ का मात्रक हो गया, बल आघूर्ण का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। बीमा निकालना है क्या, बीमा निकाल सकते हो ना, वो भी निकाल लो, चलो ये हो जाएगा इसका टोटल फॉर्मूला, आप लोग इसको नोट। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।